हेलो एवरीवन, सभी को स्वागत करते हैं अद्दा 247 नॉर्थ ईस्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किया था मैथ्स का पहला वाला पार्ट, है ना। और आज हम लोग सेकेंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। और इस क्लास में, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर एडीआरई के पेपर में आया था। और ऐसा कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बोल देता हूं कि अद्दा 247 की जो ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लोग के मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर लो। इस ऐप के जरिए आप लोगों को करंट अफेयर्स डेली पढ़ने को मिलेगा, है ना। डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, माने इंपॉर्टेंट वीडियोस, है ना। तो और इससे भी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है जॉब अलर्ट। हर एक एग्जाम का जॉब अलर्ट, जॉब नोटिफिकेशन इस ऐप के जरिए आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अच्छा ठीक है, ये अद्दा 247 की जो ऐप है, ये ऐप कहां पे मिल जाएगा फिर? सो ये डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखो, डिस्क्रिप्शन के मोर जो वर्ड है उस मोर वर्ड पे क्लिक कर दो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। और पहला वाला जो लिंक है वही लिंक अड्डा 247 की ऑफिशियल एप्लीकेशन की लिंक है। ठीक है, डाउनलोड कर लेना हर कोई। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन एडीआरई लास्ट ईयर एडीआरई में आया था। ये एडीआरई का ही क्वेश्चन है। एडीआरई लास्ट ईयर माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि 100% ऑफ 100 व्हेन एडेड टू 200% ऑफ 200 वुड रिजल्ट। अब 100% ऑफ 100 होता क्या है? 100% का मतलब है 1/1। तो 100% ऑफ 100 मतलब 100% ऑफ 100 कितना होगा? 100 ही होगा। वो ऐड किया गया है, किसके साथ ऐड किया गया है? 200% ऑफ 200 के साथ ऐड किया गया है। अब एक चीज देखो यहां पे क्या बताया गया है हम लोग को? 100% ऑफ 100 ये ऐड किया गया है। ठीक है, ऐड कर दिया। किसके साथ ऐड कर दिया? 200% ऑफ 200 के साथ हम लोग ऐड कर रहे हैं। इस एडिशन का वैल्यू कितना होगा वही हम लोग का आंसर है ना। तो अब देखो 100% ऑफ 100, तो यहां से क्या मिलेगा? यहां पे 1 मिल जाएगा, सॉरी 100 मिल जाएगा, प्लस 200% ऑफ 200, 100% ऑफ 200 कितना होगा? 200 होगा। और फिर उसके बाद एक और 100% ऑफ 200 लेना है तो 200 ही मिलेगा। सो 200 प्लस 200 कितना होगा? 400 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 100 प्लस 400 500 हो रहा है। इसका आंसर 500 होगा। ठीक है, मैं ब्रेक करके बताता हूं। देखो 100% है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 100% का मतलब है 100/100, ऑफ मतलब इनटू, ये बन गया, ये आ गया 100। ठीक है, और यहां पे मैं प्लस लगा दूंगा। 200% का मतलब क्या है? 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, यहां पे लिख लो बस। ये यहां पे कैलकुलेशन कर लो। 100 यहां पे 1 होगा, 1 इंटू 100 यहां पे मिल जाएगा 100, प्लस ये 100 डबल जीरो, ये डबल जीरो कट हो गया, 2 और 200 कितना? 2 2 0 4, 400 हो गया। तो 400 प्लस 100 कितना होगा? 500 होगा। यही अपना आंसर है। तो माने इसका आंसर क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। आ रहा ना बात समझ में? ठीक है, अब देखो एक चीज, यहां पे हम लोग को ये सब कुछ ना एग्जाम में ऐसे हम लोग को नहीं करना है। एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए? अब सपोज मान लो हम लोग को क्या बताया गया है? 200% ऑफ कुछ भी हम लोग को दिया गया है। सपोज 8 ही बताया गया है। 200% ऑफ 8 बताओ, या तो 200% ऑफ कितना बताओ? कुछ भी। सपोज x बताओ, 200% ऑफ x क्या होगा? तो हम लोग को कैसे दिमाग लगाना है? देखो 200% का मतलब क्या है? 2 इंटू, मैं क्या कह सकता हूं? 2 इंटू 100% में ऐसे लिख सकता हूं ना। 2 इंटू 100% का मतलब क्या है? 100%। अब देखो एक चीज, अब यहां पे अगर ये ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं ऑफ एक्स, 100% ऑफ एक्स भी तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे।
तो पहले हम लोग 100% ऑफ x निकाल लेंगे। 100% ऑफ x कितना होगा, वो खुद x ही होगा। x के साथ ये बस 2 मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 2x होगा। जैसे कि सपोज मान लो हम लोग को क्या पूछा गया है, सपोज 300% ऑफ x पूछा गया है। तो मैं क्या कहूंगा, 300% का मतलब क्या है, 3 इंटू 100, बस इसको भाग कर लेना है, ब्रेक कर लेना है। 300% ऑफ x, सो 3 इंटू 100% ऑफ x, 100% ऑफ x क्या होता है, 100% ऑफ x 100 ही होता है। तो उसके साथ बस ये 3 हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 गुना कर देना है, बस थ्राइस x हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, फिर थ्राइस x होगा। यही चीज हम लोग को यहां पे यूज करना है। 100% ऑफ 100 तो 100 ही हो रहा है, ठीक है, प्लस 200, इसको ऐड किया गया है किसके साथ, 200% ऑफ 200 के साथ ऐड किया गया है। 200% ऑफ 200 का मतलब क्या होगा, 100% ऑफ 200, 200 होता है, 200 का जो 2 गुना हो जाएगा वही हम लोग का 200% ऑफ 200 होगा। सो 2 गुना 200 का 2 गुना कितना होता है, 400 होता है। तो 400 प्लस 100, 100 कितना होगा, 500 हो जाएगा। यही अपना आंसर है। तो ये सब लिखने का करने का जरूरत नहीं पड़ता है अगर कॉन्सेप्ट सही है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो। क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ द डेसिमल नंबर 34p5, ये एक नंबर हम लोग को दिया गया है ना, ये एक नंबर है। दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड कर देता हूं, माने ये नंबर अगर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, देन द वैल्यू ऑफ p बताओ, p का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, अगर यहां पे जो नंबर दिया गया है 3, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, रुको। सो 3 4 यहां पे p है और ये 5 है, ये एक नंबर दिया गया है। क्या क्या बताया गया है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 का मतलब ये वाला नंबर जो है, ये वाला नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये वाला नंबर 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है तो p का वैल्यू बताओ, p का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो this question is based on the divisibility rule of 9 है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, ये हम लोग को पहले समझना चाहिए। देखो पहले हम लोग समझते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सपोज मैंने एक नंबर लिखा, ठीक है, ये सपोज एक नंबर लिखा, तो ऐसा कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होगा, जो नंबर मतलब जिस नंबर का जो जितना भी डिजिट्स है उन डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, सपोज मान लो एक नंबर में एकदम छोटा सा एक नंबर में ले देता हूं। सपोज यहां पे दिया गया है 279। क्या 279 9 से डिवाइड होगा, मैं क्या कहूंगा, 279 तभी 9 से डिवाइड होगा, मैं कह सकता हूं जबकि इस नंबर पे जितना भी डिजिट्स है इन डिजिट्स का अगर सम 9 से डिवाइड हो जाएगा, या तो मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है 9 से अगर डिवाइड हो जाएगा या तो 9 का मल्टीपल है, तो क्या होगा 279 9 से डिवाइड होगा। तो मैंने 279 में जितना भी डिजिट है आपस में ये क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 7 + 2 9, 9 + 9 क्या आएगा, 9 + 9 क्या आएगा, 9 + 9 18 आएगा। क्या ये 18 9 से डिवाइड होता है, मैं कहूँ हाँ 18 9 से डिवाइड होता है। तो अगर ये 18 या तो रिजल्टेंट नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा या तो 9 का कोई भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो और मैं कर सकता हूं, सपोज मान लो कि यहां पे जो ये नंबर मिला है, ये नंबर सपोज हम लोग को पता नहीं कि 9 का मल्टीपल है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको और तोड़ दूंगा। 8 और 1 को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है ना। तो इसका मतलब यहां पे अगर ये सब नंबर्स ऐड करने के बाद अगर 9 मिलता है या तो 9 का कोई भी मल्टीपल मिलता है, तो मैं कहूंगा ये जो ओरिजिनल नंबर है 9 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी रूल को क्या कहा जाता है इसी रूल को डिजिटल सम अप्रोच हम लोग कहते हैं। डिजिटल सम अप्रोच, देखो तो डिजिटल सम अप्रोच क्या कहता है कि जो भी नंबर सपोज मान लो कि सपोज 1 8 9 8 1 2 7 3 8, सपोज ये
ये नंबर सपोज हम लोग को दिया गया है, क्या ये वाला नंबर 9 से डिवाइड होगा? मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे डिजिटल सम अप्रोच यूज करो। डिजिटल सम अप्रोच का मतलब क्या है, जितना भी यहाँ पे 9 है वो हम लोग काट देंगे और जितना भी 0 है वो भी हम लोग काट देंगे। उसके बाद दो दो नंबर हम लोग ऐड करते जाएंगे, ऐड करते चलेंगे। एडिशन वैल्यू अगर 9 से डिवाइड होता है तो हम लोग वो भी काट देंगे। अगर हर एक नंबर कट गया तो इसका मतलब होगा ये वाला नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है, सो 9 को काट दो। ठीक है, 9 को मैंने काट दिया। रुको मैं ये लिंक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, काट दिया। क्या यहाँ पे 0 है? 0 नहीं है तो काटने का कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 8 में ऐड कर देता हूँ। 1 प्लस 8 कितना होता है? 9 होता है ना, तो ये काट दो। 8 प्लस 1 9 होता है ना, तो ये काट दो। 7 प्लस 2 9 होता है ना, ये काट दो। 3 प्लस 6 9 होता है ना, ये काट दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितना भी नंबर है ये सब नंबर्स कट गया है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा पक्का। सपोज मान लो एक मैं नंबर लिखता हूं, सपोज ये है 9081276। सपोज ये वाला नंबर, क्या ये नंबर 9 से डिवाइड होगा? मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पे डिजिटल सम अप्रोच लगा दो। तो यहाँ पे है 9, जितना 9 है वो मैं काट दूंगा और जितना 0 है वो मैं काट दूंगा। 9 में काट दिया, 0 में काट दिया और ऐड करेंगे, ऐड करते चलेंगे। जहां पे 9 आएगा एडिशन वैल्यू, वो नंबर 2 में काट दूंगा। 8 और 1 9 आता है ना, तो ये काट दो। 2 प्लस 7 9 आता है ना, काट दो। 6 बाकी रह गया 6। क्या ये 6 कट जाएगा? नहीं कटेगा, है ना, क्योंकि 6 9 से डिवाइड नहीं होता है और 6 के साथ ऐड करने वाला यहाँ पे अलग नंबर, दूसरा नंबर भी नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। आ रहा है ना बात समझ में? तो यही है 9 का डिविजिबिलिटी रूल। हम लोग को करना क्या है, जितना भी नंबर है वो सब, जितना एक नंबर में जितना भी डिजिट है वो सब डिजिट हम लोग ऐड कर देंगे, सम निकालेंगे। अगर उसका एडिशन वैल्यू या तो सम अगर 9 से डिवाइड होता है या तो 9 का कुछ भी कोई भी मल्टीपल हम लोग को मिल जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा, ये पूरा माने जो नंबर लिखा गया है ओरिजिनल नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब यही अप्रोच लेके हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्या पूछा गया है? 3 4 P and 5 हम लोग को दिया गया है। अब देखो ये वाला नंबर हम लोग को बताया गया है कि 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, सो ये वाला नंबर कब 9 से डिवाइड होगा? जब यहां पे जितना भी डिजिट लिखा है ये अगर 9 से कट जाएगा तो मैं कहूंगा 9 से डिवाइड होगा। क्या यहां पे 9 है? नहीं है। क्या 0 है? नहीं है। तो ऐड कर दो आपस में। तो 5 और 4 अगर मैं ऐड कर देता हूं, 5 and 4 अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। तो इसलिए 5 and 4 कैंसिल हो गया, बाकी कौन रह गया है? 3 and P रह गया है। तो इसका मतलब 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने पर जो सम आएगा वो सम 9 से डिवाइड होगा, वही होगा P का वैल्यू। माने मैं ये कह रहा हूं, मैं अब देखूंगा कि 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं ताकि 9 से डिवाइड हो जाए। 3 के साथ मैं अगर यहां पे 0 ऐड करता हूं तो 3 प्लस 0 क्या आएगा? 3 आएगा। क्या 3 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता। 3 प्लस 1 क्या होगा? 4 होगा। क्या 4 9 से डिवाइड होता है? नहीं। तो इसका मतलब यहां पे ये P का वैल्यू में लिख रहा हूं तो 0 भी नहीं हो सकता है, 1 भी नहीं हो सकता है। अगर मैं 3 के साथ 2 ऐड कर देता हूं, 3 प्लस 2 क्या 9 से डिवाइड होने वाला कुछ नंबर मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलता है ना, 5 9 से डिवाइड होता है? नहीं। तो इसका मतलब 2 भी नहीं होगा। 3 के साथ मैं 3 ऐड कर देता हूं, 3 प्लस 3 6 आएगा। क्या 6 9 से डिवाइड होता है? नहीं। तो माने 3 नहीं होगा। 3 के साथ मैं 4 ऐड करते रहूं, 4 ऐड करने पर कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। क्या 7 9 से डिवाइड होता है? नहीं। तो 4 भी नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या यूज करूंगा? तो 3। अब हम लोग देखेंगे, देखो ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, लेकिन वैसे एग्जाम में ये सब करने का जरूरत नहीं है। हम लोग को क्या पूछा गया है कि P का वैल्यू हम लोग को बस बताना है। तो 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने पर जो एडिशन वैल्यू होगा वो 9 से डिवाइड होता है, वो मैं देखूंगा। तो हम लोग को पता है कि 3 के साथ अगर मैं 6 ऐड कर देता हूं तो 9 आएगा, है ना। 9 1 9 कहां पे आता है? 3 के साथ 6 में जब ऐड कर दूंगा तो 9 आएगा। 9 9 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब P का पक्का वैल्यू क्या होना चाहिए? ये P का वैल्यू 6 ही होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। तो एग्जाम में मैं कैसे करूंगा? एग्जाम में बस मैं यहां पे देखो 3 4 5 दिया गया है ना, 5 और 4, 5 प्लस 4 9 होता है, तो मैं काट दिया। अब यहां पे रह गया 3 प्लस P। सो P का वैल्यू क्या होने पर, मतलब वो वाला नंबर, ये 3 और
ये p का वैल्यू जो भी आएगा ये ऐड करने पर 9 का मतलब मल्टीपल आ सकता है, ये हम लोग को देखना है। सो 3 के साथ में क्या ऐड कर दूंगा, 6 ऐड कर दूंगा, 3 + 6 9 आ रहा है, ये हो रहा है, तो इसका मतलब p का वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। तो इसका परफेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा ना बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन विदिन अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो ऑप्शन भी कुछ अलग सा ऑप्शन है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, देखो द मैक्सिमम एरिया ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है, उस सर्कल का मैक्सिमम एरिया चाहिए, सर्कल का एरिया चाहिए। अब सर्कल का एरिया मतलब ही हम लोग को पता है कि पाई आर स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, दैट कैन बी ड्रॉन, जो सर्कल कहां पे बना सकते हैं, विदिन स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर, जो सर्कल एक स्क्वायर के अंदर हम लोग फिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, जिस स्क्वायर का साइड, एक साइड का वैल्यू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, उस सर्कल का एरिया हम लोग को चाहिए। माने मैं ये कह रहा हूं कि सपोज मान लो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, ये एक स्क्वायर है, मान लो, सपोज मान लो ये एक स्क्वायर है, तो ये सर्कल हम लोग को कहां पे बनाना है, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल बनाना है। तो ये सर्कल बन गया है ना, जब ये सर्कल बनेगा स्क्वायर के अंदर तो ये हो जाएगा इसका सेंटर, और क्या बताया गया है, साइड 4 सेंटीमीटर बताया गया है। तो सपोज मान लो ए बी सी डी एक क्या है, ए बी सी डी एक सपोज स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर मैंने बना दिया एक सर्कल, और यहां पे साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। माने मैं ये कह रहा हूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, ये सब साइड है, साइड ऑफ द स्क्वायर, और साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल होता है, तो ये 4 ही आएगा, है ना, 4 सेंटीमीटर ये हम लोग को बताया गया है। अब इस सर्कल का क्या चाहिए, इस सर्कल का एरिया चाहिए। अब देखो ध्यान दो, अब जब ये सर्कल में इस स्क्वायर के अंदर बनाऊंगा, तो सर्कल ने हर एक स्क्वायर का जो साइड है यहां पे टच करेगा, यहां पे टच करेगा, है ना। तो अगर मैं यहां पे टच कर रहा है, तो ये मैं अगर बना दूंगा, एक लाइन में खींच देता हूं, तो सर्कल के जो सेंटर है इसके बीचों बीच, तो क्या होगा, ये एक सर्कल का डायमीटर बन जाएगा, और सर्कल का जो डायमीटर होगा इस जो स्क्वायर का साइज होगा, साइड का पैरेलल होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये डायमीटर जो है इसका बराबर हो जाएगा, साइड का बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज क्या होगा, साइड का बराबर होगा, ये बीसी का बराबर हो जाएगा, तो माने ये 4 सेंटीमीटर ही यहां पे बन रहा है। तो सर्कल का हम लोग को स्क्वायर एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, हम लोग को पता है पाई आर स्क्वायर है, यहां पे आर चाहिए, आर क्या है, आर है रेडियस, और रेडियस क्या होता है, रेडियस जो है ये डायमीटर का आधा होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, माने 4 का आधा हो जाएगा, 4/2। मैं क्या कहूंगा, 2 सेंटीमीटर जो होगा, ये 2 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, ये 2 सेंटीमीटर रेडियस बन जाएगा। अब देखो करो, पाई इज इक्वल टू, यहां पे पाई रेडियस मिल गया है कितना, 2 इंटू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, 2 स्क्वायर का मतलब कितना है, 4, सो पाई 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो पाई 4 मतलब 4 पाई मैं कह सकता हूं, तो आंसर क्या बनेगा, क्या आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं बन सकता है, आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। आ रहा ना बात समझ में, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ज्योमेट्री के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, और ये जो है ये क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल का जो थ्योरम है,
थियोरेम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इसके ऊपर बेस्ड है, इस थियोरेम के ऊपर बेस्ड है। देखो देखो क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बताया गया है पी क्यू आर एस। द बाइसेक्टर्स ऑफ आर एंड एस मीट एट द पॉइंट टी इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। पी क्यू आर एस एक हम लोग को एक क्वाड्रिलेटरल बताया गया है और इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल है आर एंड एस। इनका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इनको हाफ हाफ भाग कर देगा। सपोज मान लो ये एक एंगल है, ठीक है, इस सपोज मान लो ये एक एंगल है ना, ये एक एंगल है, इसका सपोज ये बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला एंगल का हिस्सा ये दोनों सेम होगा। ये अगर थीटा 1 है और ये भी थीटा 1 होगा, इसी को बाइसेक्टर कहा जाता है ना। देखो अब आर और एस एंगल का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर टी पॉइंट में मीट होता है, टी पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर, इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। एंड उसके बाद बताया गया है एक जो एंगल एस टी आर है वो 48 डिग्री बताया गया है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ पी टू क्यू इज 3:5, अगर पी एंगल एंड क्यू एंगल का जो रेशियो है वो अगर 3:5 होगा, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ क्यू एंड पी। क्यू और पी का जो डिफरेंस है, डिफरेंस हम लोग को चाहिए, ठीक है। पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। देखो सपोज मान लेते हैं ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। अब बताया क्या गया है, बाइसेक्टर्स ऑफ R एंड S मीट एट पॉइंट T इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। बाइसेक्टर ऑफ S एंड R, तो S एंगल का बाइसेक्टर एंड इस एंगल का R एंगल का बाइसेक्टर जो है कहां पे मीट करता है, T एंगल में मीट करता है, ठीक है। ये बाइसेक्टर बना दिया, ये टी एंगल है, टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट में मीट किया, हो गया इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट है एस टी आर 48 डिग्री। एस टी आर 48 डिग्री मतलब ये वाला एंगल एस टी आर, ये 48 डिग्री हम लोग को बताया गया है। अब नेक्स्ट है एंगल क्यू एंड एंगल पी के बीच में जो रेशियो बताया गया वो 3:5 है। एंगल पी एंड एंगल क्यू, इनका रेशियो कितना है, 3:5 हम लोग को बताया गया है। अब क्या चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ क्यू एंड पी। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, 5 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट की डिफरेंस है, तो ये 2 यूनिट का वैल्यू हम लोग को चाहिए, है ना, यही हम लोग को चाहिए। अब देखो तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे कैसे, समझ तो लिया क्वेश्चन, अब करना बाकी है। देखो यहां पे एक थ्योरम है, यहां कौन सा थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का सपोज दो एंगल का जो बाइसेक्टर है वो अगर इसके अंदर मीट करता है तो इसका जो वैल्यू होगा एस टी आर, ये जो एंगल है इसका वैल्यू किसका बराबर है, जो अदर टू एंगल्स है। अदर टू एंगल्स कौन सा है, अदर टू एंगल्स P एंड Q है, इनका साम का बिल्कुल आधा, मतलब एकदम आधा है इसका वैल्यू, STR का वैल्यू। तो मैं क्या लिखूंगा फिर, STR इज इक्वल टू इन दोनों का साम, P एंड Q का साम, और इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, इनका साम का आधा होता है, सो इसका मतलब 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, हो गया। ये इसका ये थ्योरम है। अब देखो STR हम लोग को कितना बताया गया है, STR हम लोग को 48 बताया गया है, और P एंगल एंड Q एंगल जो है यहां पे मैं लिखूंगा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एंगल P एंड एंगल Q, एंगल P और एंगल Q का जो सम है, ये सम कितना होगा 48 इंटू 2, 8 2 16 का 6 1 करिए, 4 2 कितना है 8 + 1 96, बन गया 96। अब देखो एंगल P एंड एंगल Q का सम कितना मिला, 96 मिला। अब हम लोग को क्या चाहिए, एंगल P और एंगल Q के बीच में डिफरेंस हम लोग को चाहिए, एडिशन वैल्यू तो मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 90% सॉल्व हो चुका है, बाकी जो 10% है ये रेशियो है। अब देखो 96 एंगल P और एंगल Q मिलके कितना एंगल फॉर्म करता है, दोनों मिलके 96 फॉर्म करता है, तो इसका मतलब P और Q
किस अनुपात में है? 3:5 रेशियो में है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं, 3 + 5 कितना है? 8 यूनिट। 8 यूनिट का वैल्यू किसका बराबर होगा फिर? तो 96 का बराबर होगा फिर, है ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू किसका बराबर होगा? मैं कहूंगा कि 12 डिग्री का बराबर होगा। तो क्या चाहिए हम लोग को? 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सो डियरफॉर अगर 1 यूनिट 12 है, 2 यूनिट कितना होगा? 12 × 24 डिग्री होगा, और यही अपना आंसर है। आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस हम लोग को क्या देखना है, यहां पे ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हम लोग को याद करना है। थ्योरम क्या है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो दो एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, वो बाइसेक्टर अगर अंदर मीट करता है कहीं पे, मीट करने के बाद जो एंगल फॉर्म करेगा, वो एंगल किसका बराबर होगा? जो अदर टू एंगल्स का सम का हाफ का बराबर होता है। तो इसलिए मैं ये लिखूंगा कि एंगल STR इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q डिवाइडेड बाय 2 में लिखूंगा। यही इसका थ्योरम है, और इसी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन था। क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे यहां पे क्या दिया गया है। देखो, नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन है, ट्विन प्राइम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। और ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स इज 36। क्या बताया गया है? सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स इज 26। दो ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर का जो सम होगा, सम कितना बताया गया? 36 बताया गया है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ट्विन प्राइम नंबर। जो ट्विन प्राइम दो नंबर मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए। पहली बात तो ये है, ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? व्हाट इज ट्विन प्राइम? देखो, ट्विन प्राइम का मतलब क्या होगा, लिख लेना हर कोई। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं? कि ऐसा दो प्राइम नंबर जिनके बीच में एक कंपोजिट नंबर होगा। माने मैं ये कह सकता हूं सिंपली कि ऐसा दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस हमेशा 2 होगा। सपोज फॉर एग्जांपल मैं क्या कह सकता हूं, ऐसा दो प्राइम नंबर, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है ना। तो दो प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर होना जरूरी है। कौन सा कंपोजिट नंबर है? यहां पे 6 एक कंपोजिट नंबर है, तो इसलिए मैं 5 और 7 को क्या कहूंगा? ट्विन प्राइम नंबर कहूंगा। तो फॉर एग्जांपल ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल क्या होगा? 5 और 7 होगा ट्विन प्राइम नंबर का एग्जांपल। तो यहां से मैं एक चीज और डिराइव कर सकता हूं, नहीं तो एक चीज और मैं कह सकता हूं कि दो प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो अगर 2 मिलेगा तो क्या होगा? उन दोनों प्राइम नंबर को मैं ट्विन प्राइम नंबर कहूंगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लो 11 और 13 मैंने मान लिया, ठीक है। 11 और 13 दोनों ही प्राइम नंबर है, हो गया। इन दोनों के बीच में एक कंपोजिट नंबर है और वो है 12 है। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा? 11 और 13 को ट्विन प्राइम नंबर कहूंगा, है ना। इन द अदर वे मैं क्या कह सकता हूं ट्विन प्राइम का अदर डेफिनेशन? जो दो प्राइम नंबर के बीच में, जिन दो प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस 2 होता है, मैं उन दोनों प्राइम नंबर को ट्विन प्राइम नंबर कहूंगा। जैसे 13 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 मिलेगा, तो इसका मतलब 11 और 13 को मैं क्या कहूंगा? ट्विन प्राइम नंबर कहूंगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मान लो 17 और 19 बीच में क्या आता है? एक कंपोजिट नंबर आता है ना। 17 और 19 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब 17 और 19 इन दोनों को भी हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर ही कहेंगे। आ रहा है बात समझ में? ट्विन प्राइम किसे कहते हैं? क्लियर है? अब देखो, अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन करने के लिए कोशिश करते हैं। देखो, हो गया। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दो ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर का जो सम है, ये सम कितना बताया गया? 36 बताया गया है। ओके फाइन। तो सपोज मान लिया दो जो ट्विन प्राइम नंबर है वो ट्विन प्राइम नंबर A एंड B है। सो सपोज मैंने मान लिया जो ट्विन प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम नंबर जो है वो हम लोग क्या माना? A एंड B को मान लिया ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम ऑफ दिस ट्विन प्राइम नंबर A प्लस B इज कितना है?
इज 36 है, ठीक है। फिर हम लोग को क्या पूछा गया है, ए और बी का प्रोडक्ट बताओ, माने ए इंटू बी का वैल्यू चाहिए, ये हम लोग को निकालना है ना, यही हम लोग को निकालना है। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर का अदर डेफिनेशन क्या है, दो नंबर के बीच में, दो प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस वो 2 होगा, तो इसका मतलब उन दोनों को मैं क्या कहूंगा, ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम कहूंगा। तो मैं कह सकता हूं कि a माइनस बी का वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को निकालना है a एंड b, अब ये बन गया इक्वेशन, a का वैल्यू हम लोग को निकालना है, मैं क्या करूंगा 36 प्लस 2 ये दोनों ऐड करूंगा, ऐड करके 2 से डिवाइड लगा दूंगा, वही होगा a का वैल्यू। 36 प्लस 2 38, 38 का आधा कितना 19, तो 19 होगा। b हम लोग को निकालना है, b के सामने माइनस है, तो हम लोग को 36 और 2 के बीच में डिफरेंस लेना है। 36 माइनस 2 कितना होगा 34, 34 का आधा 2 से हाफ कर दो, सॉरी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से अगर मैं 34 को डिवाइड कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 17 टू 34 है, तो यहां पे 17 मिलेगा, हो गया। अब करना क्या है, अब करना है देयरफॉर हम लोग को क्या चाहिए, 19 इंटू 17 हम लोग को चाहिए, यही हम लोग का आंसर बनेगा। अब कैसे करोगे, अब देखो, अब मैं क्या कर सकता हूं, यूनिट डिजिट लेके भी मैं कर सकता हूं। 9 और 7 मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63, तो इसका मतलब 63 होगा, यूनिट डिजिट 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मेरा नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा होगा, 203 होगा, नहीं तो 223 होगा। देखो यूनिट डिजिट से हम लोग को आंसर नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे हम एक बात तो पक्का है कि कौन सा नहीं हो सकता, 155 एंड 299 मेरा आंसर नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे 19 एंड 17 ये दो कॉम्पोजिट ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना आता है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर में कैसे करूंगा मल्टीप्लिकेशन, इसका भी एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा, रुको। मैं इसको कैसे करूंगा, इन दोनों के बीच में जो नंबर है उस नंबर को ले लो, इन दो नंबर के बीच में कौन सा है, 18 है ना। अब 18 को जस्ट स्क्वायर कर दो और इसे 1 माइनस कर दो, 324 आएगा, 18 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 323 में नीचे लिखता हूं, 323 मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब यहां पे देखो कैलकुलेशन फास्ट कैसे करोगे, ये थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं। सपोज मान लो तुम लोग को ये कैलकुलेशन करना है, सपोज 12 इंटू 14 का वैल्यू कितना होगा, मैं क्या कहूंगा 12 और 14 के बीच में ऐसा एक नंबर होगा, एकदम बीच में जो नंबर है वो नंबर हम लोग को लेना है। इन दोनों के बीच में नंबर कौन सा है, 13 है, 13 को स्क्वायर कर दो, 1 माइनस कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होगा, मैं क्या कहा 13 को स्क्वायर कर दो और एक माइनस कर दो, तो मैंने 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168 मिलेगा इसका आंसर। बट क्यों, ऐसा क्यों करना है, देखना, ऐसा इसलिए करना है, तो यहां पे इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 13 आता है, तो 12 को एंड 14 को मैं 13 के हिसाब से मैं कैसे लिख सकता हूं, क्या 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 13 माइनस 1, हाँ लिख सकते हैं। 14 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 14 को मैं 13 प्लस 1 में लिख सकता हूं, है ना, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो अब देखो 13 अगर ए है, 1 अगर बी है, तो हम लोग को एक चीज पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग को पता है, कौन सा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इनका फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। क्या ये फॉर्मूला मैं यहां पे यूज कर सकता हूं, हाँ ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में आ जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब क्या है, 169, 13 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो 168 मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। तो यही चीज मैंने यहां पे अप्लाई किया, 19 और 17 के बीच में जो नंबर है उस नंबर को ले लिया, 18 स्क्वायर माइनस, क्योंकि मैं 19 को क्या लिख सकता हूं, 18 प्लस 1 हम लोग लिख सकते हैं, और 17 को 18 माइनस 1 में लिख सकता हूं, तो a प्लस बी, a माइनस बी आ गया, तो
तो a स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324, 1 का स्क्वायर 1, 324 से 1 माइनस कर दो 323 मिलेगा आंसर। 19 और 17 मल्टीप्लिकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है ना। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एक नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएम से बिलोंग करते हैं ये क्वेश्चन। क्या चाहिए? व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 252 एंड 378? 252 और 378 के बीच में हम लोग को चाहिए HCF। बताओ इन दोनों नंबर का HCF क्या होगा? कैसे कहोगे इन दोनों नंबर का HCF क्या है? अच्छा, पहली बात तो ये है, थोड़ा सा HCF का हम लोग देखते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट। HCF है क्या? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? क्या है? HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी एक नंबर का फैक्टर क्या क्या हो सकता है। सपोज मान लो 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो ऐसा कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके मतलब 12 मिलना चाहिए। जैसे कि मैं 12 को और कैसे लिख सकता हूं? क्या 6 इंटू 2 में लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 6 एंड 2 दोनों फैक्टर होगा किसका? 12 का। क्या मैं 4 इंटू 3 में लिख सकता हूं? 4 इंटू 3 मतलब क्या है? 12 है। तो इसका मतलब 4 एंड 3 दोनों क्या होगा? 12 के लिए फैक्टर होगा। क्या मैं 1 इंटू 12 में लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं। तो 1 एंड 12 ये दोनों किसका फैक्टर होगा? 12 का फैक्टर है। तो देखो अब क्वेश्चन ये है, सपोज मान लो ऐसा कुछ दो नंबर हम लोग ले लेते हैं जिसका HCF निकालना होगा, माने ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी होगा और वो हाईएस्ट होना चाहिए। सपोज मान लो HCF ऑफ 12 एंड 18 हम लोग को सपोज निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? 12 और 18 का HCF हम लोग को निकालना है। तो मैं कैसे निकाल लूंगा? देखो ध्यान से सुनना। 12 का जितना भी फैक्टर है वो सब फैक्टर यहां पे लिखो। ठीक है, 12 का फैक्टर कौन सा है? 1 इंटू 12 मिलता है ना 12, तो 1 एक होगा। सो 2 इंटू 6, 2 6 12 है, तो 2 एक फैक्टर है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 12, हाँ 3 एक फैक्टर है। क्या 4 एक फैक्टर होगा? ऑफकोर्स होगा। 4 3 12, 4 से 4 के साथ कुछ नंबर तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये 12 आता है, तो इसका मतलब 4 भी एक फैक्टर होगा। क्या यहाँ पे 6 फैक्टर होगा? 6 2 12, हाँ होगा। क्या 7 फैक्टर होगा? 7 1 7, 7 2 14, नहीं होगा। क्या 8 हो सकता है 12 का फैक्टर? 8 2 16, नहीं होगा। 9 हो सकता है? 9 2 18, नहीं होगा। 10 होगा? 10 2 20, नहीं होगा। क्या 11 होगा? 11 2 22, नहीं होगा। क्या 12 होगा? 12 1 12, हाँ होगा। तो ये 12 का जितना भी फैक्टर है ये मैंने लिख लिया। ठीक है, अब क्या लिखना है? 18 का फैक्टर लिखो। देखो भाई हम लोग यहां पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, HCF है क्या। अब देखो 18 का फैक्टर भी लिख लो। 18 का फैक्टर क्या 1 हो सकता है? हाँ 1 है। क्या 2 है? हाँ 2 9 18, हाँ होगा। क्या 3 है? 3 6 18, हाँ 3 भी है। क्या 4 होगा? 4 4 16, 4 5 20, नहीं है। क्या 5 है? नहीं है। क्या 6 है? हाँ 6 है। 6 3 18 होगा। क्या 7 होगा? नहीं होगा। क्या 8 होगा? 8 कितना? 8 2 कितना है? 16 है, तो नहीं होगा। 9 होगा? 9 2 18, हाँ होगा। क्या 10 होगा? नहीं होगा। 11 नहीं होगा। 12 13 14 15 16 17, क्या मिलेगा? 18 मिलेगा। हाँ 18 एक इसका क्या हो सकता है? ये फैक्टर हो सकता है। ठीक है, मैंने फैक्टर्स 12 और 18 दोनों का फैक्टर मैंने लिख दिया। अब क्या चाहिए हम लोग को? अब चाहिए HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या चाहिए? पहली बात तो ये है, फैक्टर्स चाहिए था, मैंने फैक्टर्स दोनों का फैक्टर्स निकाल दिया। दूसरी बात तो फैक्टर्स निकाल लिया। दूसरी बात यह है कि कॉमन होना चाहिए। कौन सा कॉमन है? क्या यहां पे 1 है? हाँ 1 यहां पे भी है, 1 यहां पे भी है। ठीक है, 2 यहां पे, 2 यहां पे, 3 यहां पे, 3 यहां पे, लेकिन हाईएस्ट होना चाहिए ना। सबसे हाईएस्ट कौन सा होगा? सबसे हाईएस्ट कॉमन वाला हम लोग को ढूंढना है। क्या 3 हाईएस्ट है? 2 तो कॉमन है, लेकिन क्या 2 नंबर हाईएस्ट है? नहीं। 2 से बड़ा नंबर एक 3 है, 3 भी कॉमन है। क्या 3 से कुछ एक और नंबर हाईएस्ट है, माने बड़ा है? तो 4 देखोगे
तो अब यहाँ पे 4 तो है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, तो 4 नहीं हो सकता है। क्या 6 है? 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हाँ 6 कॉमन, यहाँ तक तो 6 ही कॉमन ऐसा फैक्टर है जो हाईएस्ट है। क्या यहाँ पे 12, क्या यहाँ पे 12 मिलेगा? नहीं। तो हाईएस्ट सबसे कॉमन फैक्टर तो 1 2 3 ये तीनों भी है, लेकिन 6 जो है ये सबसे हाईएस्ट है। तो इसलिए मैं क्या कंसीडर करूंगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 में कंसीडर करूंगा। तो इसका मतलब 12 और 18 के बीच में जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 6 निकलेगा। आ रहा ना बात समझ में? इसको कहते हैं HCF। अब देखो HCF निकालने का बहुत सारा तरीका होता है जो कि पेज टेस्ट में मैं डिस्कस कर चुका हूं, जैसे कि डिवीजन, कॉमन डिवीजन मेथड भी एक हो सकता है। जैसे कि नंबर 2 मैं क्या कह सकता हूं? फैक्टराइजेशन मेथड एक है, फैक्टराइजेशन मेथड में कर सकता हूं। जैसे कि नंबर 3 है क्या है? सब्ट्रैक्शन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड भी हम लोग कह सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 4 एक और है। नंबर 4 कौन सा है? एक है कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके एक तरीका यहां पे निकाला गया है, उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट मेथड कहेंगे, और उसी कॉन्सेप्ट मेथड से हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। देखो कैसे, देखो क्या चाहिए? 252 और कितना? 378। इन दो नंबर के बीच में क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर चाहिए, माने, और वो भी हाईएस्ट, HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं पहले क्या देखूंगा? यहां पे मैं पहले देखूंगा कि ऐसा कौन सा नंबर है कि ये दो नंबर को काटे, मतलब दोनों नंबर मतलब उस नंबर से मतलब डिवाइड हो सकता है। मैं देखूंगा कि ये भी इवन है, ये भी इवन है, 2 एक हो सकता है, 2 से ये कटेगा, है ना? सो 2 से जिस नंबर से ये दोनों ही नंबर कटेगा उस नंबर को साइड पे लिख के रखो। मैंने कितना लिखा यहां पे? 2 में लिख के रखा, और 2 से काट दो। 2 से मैं काटूंगा, 2 1 ज़र 2 है, 2 से 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र कितना होगा? 12 होगा। ठीक है, मैं काट दिया। अब इसको भी काट दो 2 से, 2 1 ज़र 2 है, 2 से 8 बार जाएगा, 2 8 ज़र 16 हो जाएगा, और एक है 9, सो 18, 2 9 ज़र 18 है। ठीक है, 189 आ गया, है ना? अब नेक्स्ट 126 एंड 189 मिला। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो नंबर ये दोनों नंबर को कटेगा? मैं कहूंगा 9, 8 प्लस 1, यहां पे भी 9, तो ये 9 से कटेगा। 6 प्लस 2 कितना? 6, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 कितना? 9। ये यहां पे भी 9 आ रहा है एडिशन वैल्यू, तो 9 से कटेगा, तो 9 से कट दो। तो 9 से जिस नंबर से कट, मतलब ये दोनों ही नंबर कट होगा, तो मैं या तो डिवीजन होगा, मैं उस नंबर को मैं यहां पे लिख के रखूंगा, यहां पे 9 लिख दिया। ठीक है, 9 से कटो। 9 से कितना बार जाएगा? 9 से एक बार जाएगा, 9 1 ज़र 9 होगा, और ये 3 36, 9 4 ज़र 36 यहां पे आ जाएगा, 14 आ गया। अब 9 से 9 से 2 बार जाएगा, 9 से एक बार जाएगा। ठीक है, यहां पे कौन सा 2 नंबर रह गया? अभी 14 एंड 21 रह गया है। अब दोनों नंबर को किस नंबर कटेगा? मैं कहूंगा 14 और 21 दोनों ही 7 से डिवाइड होगा, तो 7 को यहां पे लिख दो। 7 यहां पे मैंने लिख दिया इनटू करके, और 7 से काटो। 7 से कितना बार जाएगा? 7 2 ज़र 14 और 7 3 ज़र 21। अब यहां पे 2 और 3, यहां पे 2 क्या मिल गया है? प्राइम नंबर मिल गया, और कटेगा नहीं। तो यहां पे HCF क्या होगा? फिर यहां पे यही HCF होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, जितना मिलेगा वही इसका आंसर है। 9 2 ज़र 18, 18 7 ज़र कितना है? 126, यही इसका HCF होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। आ रहा ना समझ में? क्लियर है एवरीवन? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब ये समझ लेना थोड़ा सा, ठीक है? अगर किसी को कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। तो और एक चीज मैं यहां पे बता देता हूं, ये जो टेलीग्राम है, ये टेलीग्राम हर कोई मतलब ज्वाइन कर लेना, यहां पे भी तुम लोग डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 21 एंड मीन इज 60। द वैल्यू ऑफ मीडियन हम लोग को चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स, एकदम बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। तो मोड, मीन एंड मीडियन, इसके ऊपर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। देखो यहां पे मोड बताया गया है
कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन का मोड है 21, अब मीन बताया गया है, मीन है 60, क्या चाहिए, मीडियन हम लोग को निकालना है, मीडियन हम लोग को निकालना है ना, ठीक है। अब ये तीनों ही मोड, मीन एंड मीडियन के बीच में एक फॉर्मूला है, कौन सा है फॉर्मूला, कि मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, है ना। ये फॉर्मूला है, बस इस फॉर्मूला में बिठाओ, और इसको कर्ल पियर्सन फॉर्मूला कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ा था ऑलरेडी। तो इसमें यहां पे जस्ट पुट कर दो, मोड कितना बताया गया है, मोड बताया गया है 21, ठीक है। मीडियन हम लोग को निकालना है, 3 इंटू मीडियन हम लोग को निकालना है, ये निकाल लूंगा। 2 इंटू मीन कितना दिया गया है, मीन देखो 60 बताया गया है, 60 लिख दो, हो गया। तो 3 मीडियन ये हम लोग को निकालना है, मीडियन इज इक्वल टू, अब देखो एक चीज, 2 इंटू 60 करेंगे तो 120 आएगा, और ये माइनस का 120 आएगा, ये माइनस का 120 इक्वल के इस तरफ में लेके आऊंगा तो प्लस 120 होगा, प्लस 121 प्लस 21, सॉरी प्लस 120 प्लस 21 क्या मिल जाएगा, 100, दोनों ऐड कर दो, 141 मिल जाएगा। तो 120 प्लस 21 ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा ही मिलेगा। तो ये सब लिख के क्या फायदा, तो मैं डायरेक्ट 141 ही लिख देता हूं। तो यहां पे देखो मीडियन इज इक्वल टू 141 डिवाइडेड बाई 3, और यही अपना आंसर है। सो 3 से कितना बढ़ जाएगा, 3 4 12 और 2 रह गया 21, सो 3 से 7। तो आंसर क्या बना, आंसर बना 47। मीडियन कितना है, आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आ रहा है समझ में, बेसिक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, है ना। असम गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेडर ऑफ हाइट 13 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। हो गया ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, कैसे, अ लेडर ऑफ लेंथ 13 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है, विथ द अपर एंड एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, अपर एंड 5 मीटर हाइट में है। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल एंड द लोअर एंड ऑफ द लेडर इज, चलो मैं एक यहां पे डायग्राम बना लेता हूं। एक जो लेडर है, ये लेडर कहां पे लीन है, लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, ठीक है। एक वर्टिकल वॉल बना लो, सपोज ये मैंने एक वर्टिकल वॉल बना लिया, ठीक है। इस वर्टिकल वॉल में ये इसका जमीन है, ठीक है, ये जमीन है, ये वर्टिकल वॉल है, और इस वॉल में एक जो लेडर है, ये लेडर ऐसे लीनिंग अगेंस्ट दिस वर्टिकल वॉल हम लोग को दिया गया है। सपोज मान लो ए बी एंड सी, और यहां पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हो गया, है ना। तो यहां पे ए सी जो है, ए सी यहां पे हाइट है, HEIGHT हाइट हो गया। बी सी जो है ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, और ए बी जो है ये हाइपोटेनस, माने यही लेडर है, और ए बी को मैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ए बी को मैं क्या कहूंगा, ए बी को मैं हाइपोटेनस कहूंगा, कर्ण कहते हैं जिसको, हाइपोटेनस, ठीक है। अब क्या दिया गया है, देखो, ए लेडर ऑफ लेंथ 13 मीटर, तो लेडर का लेंथ कितना बताया गया है, 13 मीटर। मैं थोड़ा सा ये चेंज कर लेता हूं इंक, ये 13 मीटर दिया गया है, माने ए बी का वैल्यू जो है ये 13 मीटर हम लोग को दिया गया है, एंड लीनिंग अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल विथ द अपर एंड ऑफ द हाइट 5 मीटर, अपर एंड ऑफ द हाइट ये 5 मीटर हम लोग को बताया गया है। तो माने ए सी जो है, ए सी कितना बताया गया है, 5 मीटर बताया गया है। अब क्या पूछा गया है, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हम लोग को पूछा गया है, बिटवीन द फुट ऑफ द वॉल मतलब ये वाला फुट ऑफ द वॉल एंड लोअर एंड ऑफ द लेडर, ये है।
तो यहां से यहां तक डिस्टेंस हम लोग को पूछा गया है, जो कि मैं बेस मानता हूं, बी मानूंगा यहां पे। बी सी का वैल्यू जो है ये हम लोग को पूछा गया है। अब देखो, राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग के पास है, परपेंडिकुलर या तो ऑल्टीट्यूड या तो हाइट का वैल्यू हम लोग के पास है, तो बेस हम लोग को निकालना है। कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन मिले तो पाइथागोरस थ्योरम याद कर लेना। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, PER ही मैंने लिखा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। यस और नो? यस, यही तो होता है, यही होता है। तो हाइपोटेनस यहां पे क्या है? देखो, हाइपोटेनस है AB, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर AC है, तो AC स्क्वायर प्लस बेस कितना है? बेस तो है BC, तो BC स्क्वायर, यहां पे BC का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, तो BC निकालना है ना, BC, ये AC जो है ये AC में इक्वल के इस तरफ में लेके आऊंगा। माने यहां पे क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर में लिखूंगा यहां पे, और BC का स्क्वायर में हटा दूंगा तो ये रूट आ जाएगा। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना है? AB स्क्वायर 13 स्क्वायर करूंगा, करना है, और AC स्क्वायर, AC का वैल्यू कितना है? 5, और ये 5 का स्क्वायर कर दो, बस डन। यही अपना आंसर है। तो 13 स्क्वायर का वैल्यू कितना? 169, 5 स्क्वायर का वैल्यू कितना? 25 है। तो 169 से 25 में माइनस कर देता हूं तो 144 मिलेगा, एंड 144 का रूट जो है ये हम लोग को पता है 12 है, तो 12 मीटर इसका आंसर होगा। राइट, सो 12 मीटर आंसर का मतलब कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। 12 मीटर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ ज्योमेट्री या तो पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होता है, ये याद रखना। और पेड क्लास में हम लोग ऑलरेडी ये सब क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं। केशव स्पेंस 70% ऑफ हिज, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं, और कमेंट सेक्शन जो है, कमेंट सेक्शन में इस होमवर्क का आंसर लिखना। और कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम में भी पूछ सकते हो। ठीक है, और जितना भी मेरा मैथ्स क्लासेस होगा वो सब मैथ्स क्लास का लिंक मैं इस टेलीग्राम में दे दूंगा, और मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूं। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पेड क्लास में मैं दे दूंगा वो व्हाट्सएप ग्रुप में पेड क्लास में दे दूंगा, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव चाणक्य सर फिलहाल के लिए यही ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, सॉरी टेलीग्राम ये मेरा चैनल नहीं है, ग्रुप है। तो यहाँ पे सब कुछ अपडेट मिल जाएगा, कब क्लासेस होने वाला है, कब क्लास लगा हुआ है ना, और जितना भी क्लासेस का PDF है, ये PDF भी यहाँ पे ही मिल जाएगा आप लोग को। ठीक, चलो फिर आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। शेयर करना सेशन, और अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ भी डाउट है, तो किसी को कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जरूर। और जो लोग नया है इस चैनल पे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सुबह मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं कि सुबह 10 बजे जो है मैथ्स का क्लास होता है, और वो एसामीज में। ठीक है, और रात को 8 बजे 8 PM जो है, 8 PM को मैथ्स क्लास होगा हिंदी में। ठीक है, और सुबह जो मैथ्स क्लास होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक बैंक एग्जाम्स, SSC एग्जाम्स एंड रेलवे एग्जाम्स होता है। सुबह 10 बजे बैंक, SSC एंड रेलवे, ये एग्जाम्स में कवर कर लेता हूं। और रात को 8 बजे जो मैथ्स क्लास होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आसाम गवर्नमेंट, जैसे कि हो गया ADRE,
जैसे कि हो गया आसाम पुलिस, जैसे कि होगा हेल्थ एंड एनी अदर असम गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस। और फिर देखो एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आप लोग को टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो कमेंट में लिखना। ठीक है, ठीक है। और पेड क्लासेस भी लेके आ रहा हूं बहुत जल्दी, मैंने एडीआरई, आसाम पुलिस, हेल्थ, ये सब जितना भी एग्जाम्स है, ये सब एग्जाम्स के लिए मैं लेके आ रहा हूं पेड क्लास भी। अगर आप लोग को चाहिए तो पेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन कुछ दिन के बाद। अगर पेड क्लास चाहिए या तो टॉपिक वाइज क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।